नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। ये है कावेरी नदी बेसिन। तो कावेरी जल विवाद एक बार फिर से चर्चा में है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि चर्चा में क्यों है कावेरी जल विवाद। कावेरी नदी जल विवाद एक बार चर्चा में क्यों है? क्योंकि आधिकारिक समाधान के बावजूद भी कावेरी जल विवाद को लेकर मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, तो इसलिए चर्चा में एक बार फिर से आ गया है। तो कावेरी नदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। जो कावेरी जल नदी विवाद है, यह कर्नाटक, तमिलनाडु के साथ साथ केरल और पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। इन तीन राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, इन चारों के बीच में विवाद है जल बंटवारे को लेकर कि कौन कितना इसका जल है यूज करेगा। तो आइए कावेरी नदी के बारे में एक बार जान लेते हैं। दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी गोदावरी है और उसके बाद कृष्णा है। कृष्णा और गोदावरी के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर वही तमिलनाडु राज्य की बात की जाए, तो तमिलनाडु राज्य की सबसे बड़ी नदी कावेरी नदी है, जिसे पोन्नी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे पोन्नी के नाम से जाना जाता है। ये कर्नाटक राज्य से निकलती है। कर्नाटक राज्य का जो पश्चिमी घाट है, उसमें से जो ब्रह्मगिरी रेंज है, वहाँ से यह निकलती है। निकलने के बाद ये फ्लो करके जो बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है, वहाँ पर फ्लो करती है। तो आइए मैप में इसके एक बार देख लेते हैं लोकेशन की और इसकी सहायक नदियों पर। ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी रेंज से निकलते हुए कावेरी नदी, ये जाति कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है। इसके सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पहले बाएं तरफ से जो सहायक नदी है, हेमवती नदी है, जहाँ पर हेमवती डैम भी बना हुआ है। हेमवती हरंगी और उसके बाद अर्कावती, ये इसकी बाएं तरफ से सहायक नदी है। कावेरी नदी की बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है। उसके बाद दक्षिणी तरफ से सहायक नदी को देखते हैं, यह है लक्ष्मण तीर्थ है। फिर उसके बाद काबिनी है, फिर उसके बाद सुवर्णवती है, उसके बाद भवानी है, उसके बाद नोयल है, फिर अमरावती है। ध्यान रखिएगा, ये सब सारी इसकी सहायक नदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये राइट ट्रिब्यूटरी है, यानी कि दाहिने तरफ से कावेरी नदी में मिलने वाली उसकी सहायक नदी है और लेफ्ट साइड में हेमवती है, हरंगी है और अर्कावती है। ये था कावेरी नदी के बारे में, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है 2020 यूपीएससी में। इसके बारे में जान लेते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो कावेरी नदी जिस राज्य से होकर गुजरती है वहाँ उसका बेसिन होगा। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। तो सबसे पहले जानते हैं कौन सा उद्यान नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, ये कर्नाटका में स्थित है। फिर जो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु में स्थित है। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, ये केरला में स्थित है। तो जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी कर्नाटक से होकर गुजरती है, तमिलनाडु से होकर गुजरती है, इसका बेसिन, और केरल में भी है, क्योंकि यही 3-4 राज्यों के बीच में विवाद है। आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरती, तो दूसरा विकल्प गलत हो जाएगा, बाकी 3 विकल्प सही है। तो 1, 3, 4 तो ढूंढते हैं, 1, 3, 4 विकल्प सी है, तो सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक टोटो भाषा चर्चा में आ गई है। टोटो भाषा को संरक्षित करने के उद्देश्य से एक टोटो शब्द संग्रह नामक एक शब्दकोश जारी करने की बात चल रही है कि एक शब्दकोश जारी किया जाएगा टोटो शब्द संग्रह का। ये टोटो भाषा किसके द्वारा बोली जाती है, इसके बारे में जानेंगे। भूटान की सीमा से लगा जो पश्चिम बंगाल का एरिया है, उसके कुछ क्षेत्रों में 1600 लोगों द्वारा इस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उनके द्वारा बोला जाता है। ये मौखिक भाषा है, यानी मुंह से बोलते हैं। इसको लिपि में नहीं कन्वर्ट भी किया गया है। टोटो भाषा एक चीनी तिब्बती भाषा है, यानी कि चीन और तिब्बत का जो मिक्स भाषा है उसे टोटो भाषा के रूप में जानते हैं। वो लोग मौखिक रूप से बोलते हैं। वर्तमान में इसे बंगाली लिपि में ही लिखा जाता है, यानी कि बोलेंगे टोटो भाषा, लेकिन लिपि का इस्तेमाल करते हैं बंगाली लिपि का वर्तमान समय में। जबकि टोटो के लिए एक लिपि 2015 में इसी टोटो समुदाय से ही एक प्रमुख सदस्य थे इसी समुदाय का, जिनका नाम था धनीराम टोटो। इनके द्वारा एक लिपि विकसित की गई है। अधिकांश टोटो बोलने वाले अभी भी बंगाली लिपि का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी भी बंगाली लिपि का ही इस्तेमाल करते हैं।
त्रिभाषी शब्दकोश टोटो शब्दों का बंगाली और अंग्रेजी में अनुवाद करेगा। ये जो शब्दकोश निकाला जाएगा, जिससे यह व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ हो जाएगा। और क्योंकि टोटो लिपि अभी भी विकास के प्रारंभिक चरण में है, अभी पूरी तरीके से टोटो लिपि का विकास नहीं हो पाया है। जनजाति बंगाली लिपि से भी अधिक परिचित है। ये जो जनजाति है टोटो, तो ये था टोटो भाषा के बारे में। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, भूटान के बॉर्डर्स पर। नेक्स्ट है मतांगनी हजारा। ये चर्चा में ही इनके बारे में जानेंगे। मतांगनी हजारा जिन्हें प्यार से गांधी बुरी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, इनका नाम प्यार से गांधी बुरी। ये समर्पित गांधीवादी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति थी। इनका फिगर देखिए मतांगनी हजारा का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंगाल के तमलुक में इनका एक दुखद अंत हुआ। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक विरोध मार्च का नेतृत्व भी किया। उनकी मृत्यु ने उन्हें एक शहीद में बदल दिया, एक शहीद, क्योंकि इस प्रकार से इनकी मृत्यु हुई ही है। मतांगनी हजारा के बारे में अगर कुछ बात किया जाए तो यह महात्मा गांधी के संदेश और करिश्मा से बहुत प्रभावित थी, जिसके कारण वह बड़े उत्साह के साथ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गई थी। उनके जीवन की कुछ उल्लेखनीय घटना है, जैसे कि 1933 में इन्होंने एक साहसी विरोध मार्च किया था, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के झंडे को ऊंचा रखते हुए गवर्नर के महल के सामने इन्होंने धरना दिया और अधिकारियों का सामना किया। उसके साथ इन्होंने डिमांड की कि वापस जाओ लाट साहब का नारा भी इन्होंने दिया था। वहीं 1942 के जो आंदोलन था भारत छोड़ो, 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इस संग्राम में इन्होंने, उस समय इनकी एज हो गई थी 73 साल। 73 साल की उम्र में इन्होंने तिरंगा को लेकर, इंडियन तिरंगा को लेकर 6000 महिलाओं का जो समूह था उसका इन्होंने लीडरशिप किया था, नेतृत्व किया था। नेतृत्व करते हुए इन्होंने जुलूस निकाला था। जुलूस निकालते हुए ये भारतीय ध्वज को ऊंचा उठाकर रखा और ब्रिटिश पुलिस के द्वारा इनको 3 गोलियां मारी गई। फिर भी यह तिरंगे को अपने हाथ से नहीं छोड़ा, इसीलिए इन्हें शहीद का दर्जा दिया गया है, मतांगनी हजारा। नेक्स्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में दिया है, तो चर्चा में क्यों इसके बारे में जानेंगे। भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में अपना 40वां स्थान बरकरार रखा है, यानी कि भारत अभी 40वें स्थान पर, 40वें रैंक पर बरकरार है। इस रैंकिंग का श्रेय किसको दिया जाता है? भारत के अंदर जो जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप किया गया है उसके कारण, प्लस ज्ञान, नॉलेज, पूंजी और सार्वजनिक और प्राइवेट अनुसंधान है, लगातार रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो योगदान रहा है, उसके कारण भारत टॉप 40 पर रैंकिंग पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भी बरकरार रखा है। भारत निम्न मध्यम आय समूह, ध्यान रखिएगा, भारत निम्न मध्यम आय समूह और मध्य और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। ध्यान रखिएगा, अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है भारत निम्न मध्यम आय समूह में और मध्य और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में। यही जानते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। इसमें लगभग 132 अर्थव्यवस्थाओं यानी 132 देशों को इसमें शामिल किया गया है। इस सूचकांक में जो स्विट्जरलैंड है ये शीर्ष स्थान पर बरकरार है। ध्यान रखिएगा, जो नंबर 1 रैंकिंग है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड का स्थान है। उसके बाद अगर दूसरे स्थान पर नंबर है तो स्वीडन का है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरे स्थान पर, यूनाइटेड किंगडम का स्थान चौथा है, सिंगापुर 5वां है। तो ये है टॉप 5 कंट्री, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर। मध्य और निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में चीन 12वें स्थान पर है। शीर्ष 30 में कोई अन्य शामिल नहीं है, शीर्ष 30 में और भी कोई देश शामिल नहीं है, इसके बाद सब खाली है। तो याद रखिए भारत की रैंकिंग। पेंगुइन चर्चा में क्यों, इसके बारे में जानेंगे। हांगकांग और चीन का एक प्रांत है, यूनान प्रांत है। इसमें जब तो पेंगोलिन शल्कों का विश्लेषण करने वाले शोधकर्ताओं ने इसके डीएनए विश्लेषण के माध्यम से मैनिस मिस्टीरिया नामक एक नई और विशिष्ट पेंगोलिन प्रजाति की पहचान की है। एक नई और विशिष्ट पेंगोलिन प्रजाति की पहचान की गई। इस तरीके से जो पेंगोलिन प्रजातियों की पहचान टोटल हो चुकी है, ये नवी हो गई है, यानी इसके पहले 8 पेंगोलिन की प्रजातियों की पहचान हो चुकी है।
पेंगुलिन का शिकार जंगली मांस के लिए किया जाता रहा है, लेकिन पिछले एक दशक से वियतनाम, चीन और अमेरिका जैसे देशों में उनकी जो खाल है, इनका जो स्कैल्प है, खाल है, सल्क है, पूरे शरीर की भारी डिमांड हुई है। इससे उनकी आबादी में गिरावट आई है। पेंगुलिन विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा तस्करी की जाती है। इनका तस्करी मतलब कि चोरी से इसे सबसे ज़्यादा बेचा जाता है स्तनधारियों में पेंगुलिन्स को। भारत में इसकी दो प्रजातियां पाई जाती है, एक भारतीय पेंगुलिन्स जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मिलती है, दूसरी चीनी पेंगुलिन्स। चीनी पेंगुलिन्स भी भारत में पाई जाती है, जो दक्षिण एशिया के एक बड़े क्षेत्र में पाई जाती है। दोनों प्रजातियों भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की जो अनुसूची फर्स्ट है उसमें इसे रखा गया है, जिसमें जानवरों के शिकार करने वालों के लिए जेल की सजा सूचीबद्ध किया गया है। अगर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम सूची 1 के तहत जो भी जानवर या एनिमल्स को रखा जाता है, उसको अगर कोई भी व्यक्ति अगर एनिमल्स का शिकार करता है तो उसके जेल का सजा रखी गई है। साइट्स 1 अर्थात वे सर्वाधिक संकटग्रस्त में भी इसे रखा गया है। साइट्स 1 में भी, परसिस्ट 1 में भी इसे रखा गया है। इसके अगर पारिस्थितिक महत्व की बात करें तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्य रूप से मिट्टी को खुदाई करते हैं, मिट्टी का गड्ढा बनाते हैं, बिल खोदते हैं, तो उससे जो ऑक्सीजन लेवल होता है मिट्टी का वो बढ़ाते हैं, उसमें नमी बरकरार रखते हैं बिल खोदने के बाद। मध्यम से पौधों के समुदाय के लिए भी उत्तरदायी होते हैं कि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो उगने में वहाँ पर उन्हें आसानी होती है जब ये ऑक्सीजन लेवल मिट्टी का बढ़ा देते हैं। तो ये था पेंगुलिन्स के बारे में। नेक्स्ट बढ़ेंगे, फिश मिंट्स के बारे में दिया है। ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। फिश मिंट एक अनोखी, ध्यान रखिएगा, यह एक अनोखी जड़ी बूटी है जो अपने मछली जैसे स्वाद और गंध के लिए जाना जाता है। ध्यान रखिए, इस जड़ी बूटी का जो स्वाद है और गंध है ये मछली जैसा है, इसलिए इसका नाम रखा गया है फिश मिंट। इसलिए इसका नाम फिश मिंट रखा गया है। इसके औषधि गुण काफ़ी अधिक हैं। पारंपरिक रूप से जो चीनी, जापानी, आयुर्वेदिक और सिद्धा चिकित्सा जैसी पारंपरिक जो चिकित्सा प्रणाली है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया में उगता है, नम मिट्टी में पनपता है और बाढ़ को कंट्रोल करता है। ध्यान रखिएगा, बाढ़, फ्लड को भी ये रोकता है क्योंकि इसकी जड़ें भी काफ़ी ठीक ठाक गहरी होती है। भारत में इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसका उपयोग सलाद और सब्जियों के रूप में किया जाता है। जैसे मछली पुदीना के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, इसके मछली पुदीना के नाम से भी जाना जाता है। इनमें अस्थमा का इलाज करना हो गया, बुखार के प्रभाव को कम करना हो गया, जो संक्रमण रोग है मौखिक रूप से फैलता है उसे भी यह कंट्रोल करता है। कोविड-19 के लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। यह वजन घटाने, इंसुलिन प्रतिरोध करने और जो चिढ़ा हुआ त्वचा होता है, कॉस्मेटिक होता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका काफ़ी ही ज़्यादा यूज है। तो फिश मिंट के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, बोजोन्ना कोंडा। ये चर्चा में क्यों इसके बारे में जानेंगे। आंध्र प्रदेश में सदियों पुराना एक बौद्ध विरासत स्थल है बोजोन्ना कोंडा, जो आंध्र प्रदेश के जो विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम के पास ये स्थित स्थल खंड है। इसे केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने के द्वारा मिलकर डेवलप किया गया है, इसलिए ये काफ़ी आकर्षक हो गया है। यहाँ पर जो पर्यटक हैं ये काफ़ी तेज़ी से आना शुरू कर दिए हैं। बोजोन्ना कोंडा के बारे में अगर और बात करें तो बोजोन्ना कोंडा और लिंगला मेट्टा 3री शताब्दी ईसा पूर्व के प्राचीन बौद्ध मठ है। ये प्राचीन बौद्ध मठ है। बोजोन्ना कोंडा का मुख्य स्तूप चट्टान पर नक्काशीदार संरचनाएं हैं जो ईंटों से ढकी हुई है और बुद्ध की मूर्तियों से सुसज्जित है। लिंगला मेट्टा में चट्टानों को काटकर बनाए गए अखंड स्तूपों की कतारें लगी हुई है। ये तीनों चरणों में पाई जाती है। बौद्ध धर्म को 3 भागों में बांट दिए थे लोग, जैसे कि थेरवाद, महायान, वज्रयान। 3 अनुयायी उनके निकल के आए। तो तीनों अनुयायियों के द्वारा ये जो बोजोन्ना कोंडा है इसका महत्व बराबर ही है। तो इस बारे में जानते हैं, थेरवाद, महायान, वज्रयान। जो थेरवाद शाखा है बौद्ध धर्म का, उसमें भगवान बुद्ध को एक शिक्षक माना जाता है, और जो महायान शाखा है बौद्ध धर्म का, उसमें बौद्ध धर्म अधिक भक्तिपूर्ण बन गया, यानी उन्हें भगवान मानकर उसकी भक्ति करना स्टार्ट कर दी महायान में। वहीं जो वज्रयान है, वज्रयान में जो बौद्ध परंपरा तंत्र थी पहले की, उसे फॉलो किए, उसके गूढ़ रूप में भी अधिक प्रचलित थी वज्रयान। यह स्थल यानी कि जो बोजोन्ना कोंडा है, यह स्थल कई स्तूपों, चट्टानों को काटकर बनाई गई है। इसमें गुफाओं, ईंटों से बनी इमारतें, प्रारंभिक ऐतिहासिक मिट्टी के बर्तनों और 1ली शताब्दी ईस्वी के सातवाहन सिक्कों के लिए भी प्रसिद्ध है ये स्थल। ध्यान रखिएगा बोजोन्ना कोंडा को। विशाखापत्तनम, थोटला कोंडा, अप्पी कोंडा और वावी कोंडा जैसे अन्य बौद्ध स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन? बोजोन्ना कोंडा। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में
विशाखापत्तनम के पास, तो इसका लोकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर मेरी न्यूज़ या जानकारी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।